तो भानु प्रतापपुर बढ़ने लगी है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैलाया और इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा। हालांकि कांग्रेस ऐसा नहीं मानती। भानु प्रतापपुर में बड़ी जीत का कांग्रेस जश्न मना रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत से शुरू हुई कांग्रेस की विजय यात्रा लगातार आगे बढ़ती जा रही है। 2023 से पहले भानु प्रतापपुर के उपचुनाव को सियासी दलों के लिए अग्नि परीक्षा बताया जा रहा था, लेकिन आदिवासी आरक्षण को लेकर जली आग के बीच उपचुनाव का ये अग्निपथ कांग्रेस ने पार कर लिया। मंडावी की विरासत मंडावी को ही मिली। बीजेपी के हाथ लगी तो सिर्फ एक और हार। दिवंगत कांग्रेस विधायक मनोज मंडावी के निधन से खाली इस सीट पर अब उनकी पत्नी सावित्री मंडावी को जनादेश मिला है। सियासी पंडित कांग्रेस की इस जीत पर अपना अपना आकलन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अपनी हार के लिए कांग्रेस पर प्रोपेगेंडा का दोष मढ़ा है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने आरोप लगाया कि सालों पुराने एक मामले में उनके कैंडिडेट ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ साजिश रची गई और इसका नुकसान चुनाव में हुआ है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इस उपचुनाव में सबने मेहनत किया और वोटों का प्रतिशत भी बढ़ाया। कांग्रेस ने षड्यंत्र करके ब्रह्मानंद नेताम हमारे प्रत्याशी के खिलाफ 3 साल पुराने षड्यंत्र पूर्वक एक मामले पॉस्को एक्ट के अनुसार कार्रवाई करने का प्रोपेगेंडा भी किया, प्रचार भी किया। न्यायालय से उनको रिलीफ भी मिला, मगर ये कांग्रेस का षड्यंत्र था और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पीछे रह गई। हालांकि भानु प्रतापपुर में हार को लेकर बीजेपी नेताओं की अलग अलग राय भी देखने को मिल रही है। एक दिन पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि हार की वजह है सिंपैथी फैक्टर। उनके मुताबिक मनोज मंडावी के निधन के बाद उनकी पत्नी को जनता की सहानुभूति का फायदा मिला। हम छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर की बात करेंगे तो स्वाभाविक रूप से पति की जब मृत्यु हुई और पत्नी को दिया जाता है तो एक सहानुभूति का लहर रहता है। बीजेपी ने प्रयास किया अच्छे ढंग से हम चुनाव लड़ें और चुनाव को हमने बहुत अच्छा लड़ा, लेकिन जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ है। उसके अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से स्वाभाविक रूप से अल्प समय में मंडावी जी चले गए तो उसका सहानुभूति के लहर भी होगा, ये ऐसा अपन मान सकते हैं। उधर साजिश रचने के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि पूर्व सीएम रमन सिंह कांग्रेस की जीत को साजिश बताकर जनादेश का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस का यह भी कहना है कि ये जीत भूपेश बघेल की विश्वसनीयता पर जनता की मुहर है। जैसे 4 उपचुनाव में डॉक्टर रमन सिंह जी ने जनादेश को स्वीकार करते हुए अपनी हार मानी थी, वैसे ही भानु प्रतापपुर के भी जनादेश को उन्हें स्वीकार करना चाहिए। भानु प्रतापपुर के चुनाव परिणाम को कांग्रेस की षड्यंत्र बता के डॉक्टर रमन सिंह जी ने भानु प्रतापपुर के जनता का अपमान किया है। भानु प्रतापपुर की जनता ने वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारी प्रत्याशी के खिलाफ मतदान किया है। भानु प्रतापपुर की जनता ने कांग्रेस के 4 साल के विकास कार्यों पे मुहर लगाई है। दरअसल भानु प्रतापपुर उपचुनाव कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था, क्योंकि ये सीट अगर कांग्रेस के हाथ से निकलती तो विधानसभा चुनाव से पहले इसे घटते जनाधार से जोड़ा जाता। लेकिन विपक्ष के तमाम मुद्दों के बावजूद कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की। उधर बीजेपी ने संगठन स्तर पर तमाम बड़े फेरबदल किए, नई रणनीतियां बनाई, नए मुद्दे उठाए। पार्टी को उम्मीद थी कि इस जीत के साथ एक बार फिर वापसी होगी, लेकिन ऐसा हो न सका। जाहिर है अब आरोप प्रत्यारोपों के दौर चलते रहेंगे, लेकिन आखिर में यही बात मायने रखती है कि जीता कौन। देवव्रत भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। और हम कोशिश करेंगे कि तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदे, बीजेपी के राजनीतिक नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े। फिलहाल हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस के नुमाइंदे जुड़े हुए हैं। ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और कोशिश है कि बीजेपी की तरफ से भी हमारे साथ कोई जुड़े। ठाकुर साहब, अक्सर आप ये आरोप लगाते रहे कि एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसी तरह के आरोप आप पर भी लग रहे हैं कि प्रोपेगेंडा किया गया, एक पुराने केस को निकाला गया और एफआईआर करवाई, एफआईआर को लेकर एक्शन का दिखावा किया गया। जी देखिए ललित जी, अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार कर रही है एक पुराने मामले को निकाला गया, इसका भी जवाब भाजपा नेताओं को देना चाहिए जी कि जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे,
तो किस षड्यंत्र के तहत इस बलात्कारी को बचाया गया और एक पीड़िता के न्याय को रोकने का काम किया गया है। तो षड्यंत्र तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रचती है। छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी एक षड्यंत्र रचा था छत्तीसगढ़ में, और एक नहीं कई सारे षड्यंत्र उन्होंने रचा था। झीरम घाटी राजनीतिक हत्याकांड एक षड्यंत्र ही है, जहां हमने अपने वरिष्ठ नेताओं को खोया है। और एक षड्यंत्र वो भी है जिसमें रमन सिंह के ओएसडी थे, वो भी गुप्ता, जिसने एक नाबालिग से बलात्कार किया, तो 4 साल तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। तो एफआईआर दर्ज नहीं होने देना भी एक षड्यंत्र था, जिसके रचयिता डॉक्टर रमन सिंह थे, क्योंकि मुख्यमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी असल माने भानु प्रतापपुर में जनता का विश्वास खो चुकी है, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के कामों पर प्रदेश की जनता विश्वास कर रही है। 4 उपचुनाव में हमारी जीत हुई, 5 उपचुनाव हमारी जीत हुई, नगर निगम के चुनाव में जीत हो रही है, नगर पालिका के चुनाव में जीत हो रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि झूठ बोल कर राजनीति करना चाहते हैं। 15 साल तक सत्ता जब ये थे तो छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देते थे और षड्यंत्र रचते थे। झीरम घाटी कांड, नाम घोटाला, आपका पनामा में पेपर, ये सब तो षड्यंत्र ही हुआ ना। और एक बलात्कारी को बचाया था रमन सिंह मुख्यमंत्री, षड्यंत्र है। तो षड्यंत्र तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। जी जी, माना यह भी जा रहा है कि 23 को लेकर यह सारी कवायद थी, और यह भी है कि अगर भानु प्रतापपुर कांग्रेस के पास नहीं आता है तो इसे घटते जनाधार के तौर पर देखा जाता। यही वजह है कि पूरी ताकत आपको झोंकनी पड़ी। ठाकुर साहब देखिए, आप जनता के बीच जाते हैं तो आपको जनता को बताना पड़ता है कि आपने पास उस विधानसभा के क्षेत्र को लेकर क्या योजना है। और चूंकि हम सरकार में हैं तो 4 साल से हम जनता की सेवा कर रहे हैं। प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों के जनता के लिए हमारे पास योजनाएं हैं, हमने जो वादा किया उसको पूरा कर रहे हैं। असल मायने में भारतीय जनता पार्टी के पास इसके पहले जो 4 उपचुनाव हुए उसके लिए भी कोई इनके पास ना तो मुद्दा था, ना तो चेहरा था, ना योग्य उम्मीदवार था। इस चुनाव में इनकी इस प्रकार से करारी हार हुई है। अगर आप एक अपराधी को टिकट दे रहे हो, जिस एक बलात्कारी को टिकट दे रहे हो, 15 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले टिकट दे रहे हो, स्वाभाविक सी बात है एक सभ्य जनता, समझदार जनता उस प्रत्याशी को अपने जनप्रतिनिधि चुनेगी क्या? उसको तो जेल में देखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी लाख षड्यंत्र कर रही है उस बलात्कारी को बचाने के लिए। रमन सिंह रोज जिंदाबाद लगाए उस बलात्कारी ब्राह्मण नेता के लिए, अपने घर में भी ले जाए, वो तो एतराज नहीं है, लेकिन जो रेपिस्ट है उसको टिकट तो उन्होंने दिया था ना, और जवाब तो उनको देना चाहिए। जिस बलात्कारी को जेल में होना चाहिए उसको भारतीय जनता पार्टी भी फॉर्म देती है। और महिला मतदाता जहां पे 1,01,000 से अधिक भानु प्रतापपुर की महिला मतदाता है, और रेपिस्ट को टिकट देना मतलब एक पीड़िता उसके न्याय को बाधा उत्पन्न करना है। तो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी रचा था उसको बचाने का। जी जी, ठाकुर साहब एक और महत्वपूर्ण बात है, 4 तथ्य हैं। आम आदमी पार्टी जिस तरह से उसका फोकस छत्तीसगढ़ में रहा पंजाब को जीतने के बाद, एक, दूसरा नोटा के 4,000 वोट, और तीसरा अकबर राम कोर्राम के 10,000 से ऊपर वोट। क्या ये तथ्य आपको चुनौती पेश करते नजर आते हैं या नहीं? देखिए ललित जी, अगर हम जिस दिन ये सोचेंगे कि हमारे सामने कोई चुनौती नहीं, उस दिन हम हार जाएंगे। इसलिए हम रोज एक नई चुनौती मानते हैं, रोज जनता के लिए काम करते हैं, और हर विपक्षी दल को पूरा हम सम्मान करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आप पार्टी जो आगे पे झूठ बोलने की संरचना कर रही हो, उसकी बात के लिए कोई निर्दलीय प्रत्याशी लड़ता है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है ना। और लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, और लोकतंत्र में सभी लोग जब शामिल होते हैं तो एक मजबूत लोकतंत्र बनता है। भाई हमारे जो आलोचक है ना वो हमारे दुश्मन नहीं है, हम उसको बड़ा सचेतक मानते हैं कि हमारी वो आलोचना कर रहा है, मतलब हमको सचेत कर रहा है, हमको जनता के हित में काम करना है और बेहतर काम करना है। आप इसी में थोड़ा पीछे आप चले जाइए, जब रमन सिंह की सरकार थी और अंतागढ़ में जब विधानसभा के उपचुनाव हुए, यही रमन सिंह को हार का डर सता रहा था। हमारे प्रत्याशी को डरा धमका कर खरीद फरोख्त किया गया। उसके साथ साथ वहां खड़े होने वाले दर्जनों से अधिक निर्दलीय जो प्रत्याशी थे, उसके कंधों पर बंदूक लगाकर, किसी को नक्सली बताकर जेल में डालने की धमकी देकर, अनेक नाना प्रकार के षड्यंत्र करके सारे प्रत्याशी को उन्होंने नाम वापस लेने मजबूर कर दिया। 12 से अधिक प्रत्याशी थे, राज्य का भी उन्होंने लगाया था। तो षड्यंत्र करना भाजपा का काम है। हम तो कहीं भी किसी को चुनाव लड़ने मना नहीं किए, हमने सभी का स्वागत किया है और सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। ये भूपेश बघेल जी की सरकार है, यहाँ कानून का सम्मान होता है, संविधान का सम्मान होता है, लोकतंत्र का सम्मान होता है, क्योंकि उसी लोकतंत्र से चुन के हम भी आए हैं ना। जी जी, चलिए मुकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, पहले तो आपका स्वागत। बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रहे। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। और सवाल यही कि लोकतंत्र में जीत और हार, जीत तो मिल गई,
इतने कंफ्यूज क्यों है विपक्ष, मतलब बीजेपी इतना कंफ्यूज क्यों है? कोई कह रहा है कि सिंपैथी वोट मिला है, कोई कह रहा है कि ये प्रोपोगेंडा है, धर्मलाल कौशिक कह रहे हैं कि सिंपैथी थी, मिलनी थी, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये तो प्रोपोगेंडा किया गया है एफआईआर का। जी प्लीज मुकेश जी। देखिए, कहीं ना कहीं ये चुनाव के रिजल्ट के बाद एक चीज स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी से आदिवासी समाज का मोह भंग हो चुका है। आदिवासी समाज के लोग अब कांग्रेस पार्टी से किनारा करने लगे हैं, दूर जाने लगे, ये स्पष्ट हो गया चुनाव से। अब ये चुनाव को जीतने के लिए चरित्र हत्या का प्रयास और पूरे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके ये चुनाव जीत ले, चुनाव जीतना अलग चीज है, लेकिन वास्तव में कांग्रेस पार्टी से आदिवासी समाज का दूरी बनना ये चुनाव से स्पष्ट हो गया है। इस चुनाव के अंदर में पूरे आदिवासी समाज के लोग लामबंद होकर जिस प्रकार से कांग्रेस का विरोध किए हैं 2003, उसके बाद फिर उसके बाद 8, चुनाव के 3, उसके बाद 13, सुन तो लीजिए शर्मा साहब, सुन तो लीजिए। हाँ जी। 65% से ऊपर वोट आपके पास आदिवासी का था, वो घटते घटते 30 से कम हो गया, और जब वो पूरी तरह से आपके पास से छिटक गया तब कांग्रेस को मौका मिला। आपका तो ये गैप भर ही नहीं पा रहा है, कांग्रेस के पास तो अभी भी बहुत मार्जिन है। जी प्लीज। देखिए, अभी चुनाव में समय है, और ये उपचुनाव जो होते हैं ये सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके इस प्रकार से उपचुनाव में जो रिजल्ट आ गए हैं उस रिजल्ट को पैमाना बना के और उसका आप उस हिसाब से लगाएंगे तो उसका कोई बहुत मुझे लगता नहीं कि तथ्यपूर्ण है। निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको दिखेगा कि आदिवासी समाज के लोग अब कांग्रेस के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगा है कि जब तक यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब तक उनके हक का 32% का आरक्षण उनको मिलता रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार के आने के बाद में यदि उनका आरक्षण घटा है तो उनको इस पर समझ में आ गया कि आदिवासियों के प्रति कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस पार्टी गंभीर नहीं है। एक अदालत ने रोक लगाई है, और अब जो नया विधेयक है उस पर राज्यपाल कह रही है कि वो मनन करेंगी। स्पष्ट हो जाएगा ये। हेलो जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो रोक अदालत की तरफ से लगी है, एक। दूसरा, विधेयक राज्यपाल के पास है, उन्होंने कहा था कि वो तत्काल अपनी मंजूरी देंगी, वो अब तक नहीं मिली मंजूरी। संविधान का काम संविधान करेगा, न्यायपालिका का काम न्यायपालिका करेगा। यदि कोई कानूनी पेच उसमें आता है तो उसमें कोई इस प्रकार का दबाव है नहीं कि किसी आनन फानन में उसको कर दिया जाए और कल फिर वही स्थिति बन के आ जाए सामने। तो निश्चित रूप से गंभीरता पूर्वक और आदिवासी समाज का हित जिसमें है उसको देख के, उसको ध्यान में रख के निर्णय लिया जाएगा, उसको देख के आगे कदम बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिर आगे बढ़ गए और उसके बाद में फिर ये आदिवासी समाज के साथ में दिक्कत आना शुरू हो गया, उनको परेशानियां शुरू हो गई। इसलिए कोई भी चीज बहुत जल्दबाजी में करना उचित नहीं है, ये राज्यपाल महोदया समझ रही हैं। जी जी, चलिए ठाकुर साहब भी लगातार बने हुए। ठाकुर साहब, आदिवासी आरक्षण ये चूंकि इस वजह से भी ज्यादा जुड़ा हुआ है कि ये असर डालेगा, ये तमाम चीजों पे असर डालेगा। एक और हैरत की बात है कि अभी तक आवाजें जो लगातार कांग्रेस की तरफ से आ रही थी, राजभवन की तरफ जो सवालिया निशान थे कि इतनी देरी क्यों हो रही है, अब थोड़ी खामोशी नजर आती है। ठाकुर साहब, कोई खास वजह? नहीं, कोई खामोशी नहीं है। जैसे आप देखेंगे राजभवन जो है एक संवैधानिक संस्था के बराबर है, संवैधानिक संस्था उनके दायरा है और राजभवन का पूरा सम्मान होता है। इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि राजनीतिक तौर पर उस पर किसी प्रकार की बयानबाजी आप नहीं कर सकते। सदा उनसे आपको अपील ही करना है। और निश्चित तौर पर जब हमारी सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र बुलाकर प्रदेश के 32% आरक्षण का लाभ आदिवासी समाज को देने का काम किया, 27% ओबीसी समाज को देने का काम किया, 13% एससी समाज को देने के लिए काम किया और ईडब्ल्यूएस वालों को 4% देने का काम किया। और हमने सत्र भी बुलाया जनता की मांग पर, तो उस दौरान भी राज्यपाल महोदया जी ने अपनी भी मंशा जाहिर की थी कि वो भी चाहती है कि सांसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और उन्होंने
सार्वजनिक तौर पर, जिसे प्रदेश की 2,90,00,000 जनता ने सुना भी है, कि वो तत्काल उस पे विधेयक पर साइन कर देगी। स्वाभाविक सी बात है। हाँ। तो राज्यपाल महोदय जी खुद इस मामले में आश्वस्त थी, तो अब उसमें उनको देरी हो रही, तो कुछ तकनीकी चीजें होंगी जिसको दूर करके, लेकिन पूरा विश्वास है कि राजभवन जो है जी प्रदेश के 76% आबादी जनता को मिलना, उसके पक्ष में फैसला करेगी और जल्द उसको साइन करेगी। जी 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 मुकेश जी, एक बात और, 23 की तैयारी कितनी, फेरबदल आपने करके देख ली, जिम्मेदारियां बदलकर आपने देख ली, तमाम मुद्दे उठाकर आपने देख लिए, कहीं ऐसा तो नहीं 23 में भी आप यही कहें कि नहीं ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है? जी देखिए, बिल्कुल नहीं है। उपचुनाव अलग होते हैं, आप भी समझ रहे हैं। और ये सैकड़ों उदाहरण है कि कभी भी कोई भी सरकार होती है, यदि उपचुनाव होता है तो निर्णय ज्यादातर उसके पक्ष में चले जाते हैं। रामपुर बड़ी फेमस जगह है। बात यह था कि आजम खान की सीट रही है, भी उनको मिला, 33% वोटिंग हुई है। आरोप यह लग रहा है कि मार मार कर वोटिंग रुकवाई गई। 2023 के चुनाव से कंपेयर करने से कोई लाभ अभी नहीं होगा। तो आप आगे आगे देखते जाइए। भारतीय जनता पार्टी सतत जमीन में रहने वाली, सतत समाज के बीच में काम करने वाली पार्टी है। चाहे चुनाव हो या ना हो, सत्ता में रहे या ना रहे, हम लगातार हमारे संगठन के माध्यम से लगातार हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं और अभी भी चल रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस से मोह भंग अब छत्तीसगढ़ की जनता का हो चुका है। 2023 का इंतजार करिए। भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार में वापस आने वाली है। रमन सिंह जी, अरुण साहू जी कितने अपराधियों को टिकट देंगे, कुछ बता पाएंगे? जी देखिए, ये टिकट का मामला अभी बहुत समय है इसके लिए, अभी इसमें चर्चा करने के से कोई लाभ नहीं है। केंद्रीय कमेटी आती है, चुनाव कमेटी बनती है और उसके हिसाब से निर्णय होता है कि किसको टिकट देना नहीं देना है। लेकिन चुनाव भारतीय ठाकुर साहब, अपराधी कहना, हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और अभी भी भारतीय वो आरोपी है ठाकुर साहब, अपराधी नहीं चुनाव के लिए। जी जी नहीं, मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ कि कितने अपराधियों को टिकट देंगे, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। ठीक 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 मैं इनसे पूछा कि 2023 में कितने अपराधियों को टिकट देगी शराबबंदी कब कर रही है बताएं। चलिए मामला शराब पे आ गया, शराब पे आ गया, खुमार पे चला जाएगा। अरे शराब पे आ गया, खुमार पे चला जाएगा। बस ठाकुर साहब, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। शर्मा साहब, थोड़ी देरी से आप जुड़े, अगली बार के डिबेट में इकट्ठे एक साथ जुड़ेंगे अपन और फिर चर्चाएं होंगी। अभी 23 को वक्त भी है, आप लोग की तैयारी भी अभी परवान चढ़नी है, बहुत सारे तर्क और तीर अभी निकलने बाकी हैं। ठाकुर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, शर्मा साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हार पर तकरार, बात वही है दरअसल। और हिटलर का एक कोट है कि इस बात पे सफलता और असफलता का केवल एक निर्णायक है और वो है नतीजा, और नतीजा कांग्रेस के पास है। पास हुई है वो इस इम्तिहान में। हार पर तकरार और बयान ये चलते रहेंगे। इस प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।